नीतीश राणे पुणे में 3-4 महीना पहले जाता है और मस्जिद के सामने खड़ा होकर के कहता है कि हमारे लोग मस्जिद में घुसेंगे और आपकी पिटाई करेंगे, आप हिंसा करेंगे। वीडियो पुलिस कमिश्नर को सबमिट किया जाता है और एफआईआर करने में 3 से 4 महीने लगते हैं। मेरा तो ये मानना है कि या तो रिजर्वेशन 100% होना चाहिए, यानी जिसको जितना अधिकार है उसको दो। आदिवासियों को अधिकार दो, दलितों को अधिकार दो, माइनॉरिटीज को अधिकार दो, गरीबों को अधिकार दो कि तुम देश में रह सकते हो, नागरिक बन सकते हो, लेकिन तुमको पूरा अधिकार नहीं दिया जाएगा। तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तुम नौकरी नहीं पा सकते, तो कुछ चुनिंदा विभागों में तुम नौकरी के लिए नहीं जा सकते। जब ये ओपन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तब मैंने अपना त्याग पत्र लिखा और मैंने गवर्नमेंट को सबमिट किया और मैंने कहा ऐसी व्यवस्था का मैं हिस्सा नहीं रहूंगा। मैं बिहार में रहा, मेरी जन्मभूमि है, और उसके बाद 22-23 साल तक मैंने महाराष्ट्र में सर्व किया, यहाँ पे सेवा दी, ये मेरी कर्म भूमि। लेकिन दोनों रियासतों में, दोनों राज्यों में एक संबंध है। संबंध यह है कि महाराष्ट्र की भूमि एक प्रयोगशाला है और बिहार की भूमि एक इम्प्लीमेंटेशन सेंटर। विद्रोह, अगर मराठी में कहें तो बंड विद्रोह, हिंदी में कहें तो विद्रोह, और उर्दू में कहें तो बगावत, इंग्लिश में कहें तो रिवोल्ट। दोस्तों, विद्रोह, बगावत, रिवोल्ट कब होता है? जब आपके निश्चित किए हुए अधिकार हैं उसको पूरी तरह से आपके सामने दबाया जाता है और कहा जाता है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो, यही रूटीन है, तब आपके तरफ से विद्रोह होता है। जब ये चलाया जाता है कि ये असत्य नहीं, ये सत्य है, ये नैरेटिव है, इसको तुम एक्सेप्ट कर लो और आप सत्य के पुजारी, आप सत्यवादी, आप सत्य शोधक, आप समझते हैं कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तब जाकर के विद्रोह होता है। जब सत्य को दबाया जाता है, जब आपके अधिकारों को दबाया जाता है, जब भाईचारा को दबाया जाता है, जब यूनिटी को दबाया जाता है, तब जाकर के विद्रोह होता है। जब समानता को दबाया जाता है, जब इंसाफ को दबाया जाता है, तब जाकर के विद्रोह होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में एक विद्रोही साहित्य सम्मेलन है और जो सभी दबे कुचले लोगों का नेतृत्व करता है, सभी आवाजों का नेतृत्व करता है। सर, मैं आपको बता दूं, मुलाटे साहेब आणि वानखेडे साहेब या प्रकारचे ऑर्गनायझेशन बाकी राज्यात नाहीत। मेरा जब परिचय कराया गया तो कहा गया कि सर ने आईजी पद पर रहते हुए सीए के खिलाफ रिजाइन किया था। आपको बता दूं कि जब सीए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसमें कहा गया है कि मुसलमानों को छोड़कर 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हुए आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ये 3 चीज याद रखिएगा, मुसलमानों को छोड़कर कहां से आए हुए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और तीसरा 31 दिसंबर 2014। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, क्या कानून में धर्म का कोई प्रावधान है? यहां के कई कोर्टों ने, हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट्स ने कई कानूनों को रद्द किया है, इसलिए क्योंकि उनको धर्म के आधार पर बनाया गया। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरी तरह से धर्म के आधार पर बनाया गया। हमारे तमिल बंधु विस्थापित होकर के श्रीलंका से आए हुए हैं। नेपाल में जब आंदोलन चल रहा था तो नेपाली बंधु हमारे धरती पर आए हुए हैं, और कई लोग विस्थापित होकर के आए हैं।
सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता क्यों दी जाएगी, बाकी लोगों को नागरिकता क्यों नहीं दी जाएगी? और नागरिकता देने में धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों होगा? इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने रिजाइन किया था और मैंने अपने रेजिग्नेशन में पूरी तरह से लिखा, आपको क्रोनोलॉजी समझाया गया था कि पहले एनआरसी होगा और फिर सीएए होगा। और एनआरसी में कहा गया था कि किसी भी प्रकार के आपके पास डॉक्यूमेंट हो, आधार हो, पासपोर्ट हो, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके जमीन का के कागजात को देखा जाएगा। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि एनआरसी जब होगा तो एनआरसी के लाइन में सिर्फ मुसलमान खड़ा नहीं होंगे, देश का हर एक नागरिक खड़ा होगा और उसके साथ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि तुम अपने नागरिकत्व को साबित करो, तुम इस देश के नागरिक हो, तुम साबित करो। हमारे पुरखे हजारों हजार साल से आ रहे हैं और आज ये सरकार उठ करके खड़ी होती है और कहती है कि तुम इस देश के नागरिक हो, तुम ये साबित करो। बहरहाल, आप अंदाजा लगाइए कि कितने प्रतिशत शेड्यूल कास्ट के पास जमीन के कागजात हैं। लगभग 40-45% देश में दलित हमारे बंधु हैं जिनके पास जमीन के कोई कागजात नहीं है। आदिवासी बंधु हैं, उनको जमीन जोतने का अधिकार है, लेकिन उनके पास जमीन के कागजात नहीं है। कई गरीब हैं, मजदूर हैं, शेतकरी हैं, उनके पास जमीन का कोई कागजात नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्या वो एनआरसी में अपने नागरिकता को सिद्ध कर पाएंगे? और अगर नागरिकता को सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो जब सीएए इंप्लीमेंट किया जाएगा तो क्या उनको पूरी नागरिकता मिलेगी? नहीं, उनको सशर्त नागरिकता दी जाएगी कि तुम देश में रह सकते हो, नागरिक बन सकते हो, लेकिन तुमको पूरा अधिकार नहीं दिया जाएगा। तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तुम नौकरी नहीं पा सकते, तो कुछ चुनिंदा विभागों में तुम नौकरी के लिए नहीं जा सकते। जब ये ओपन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तब मैंने अपना त्याग पत्र लिखा और मैंने गवर्नमेंट को सबमिट किया और मैंने कहा ऐसी व्यवस्था का मैं हिस्सा नहीं रहूंगा जो पूरी तरह से खुलेआम अन्याय करता। दोस्तों, रेजिग्नेशन के बाद कई हमारे दोस्त मिलते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपको डिपार्टमेंट में रहना चाहिए था, आप डिपार्टमेंट में रहते तो बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करते। 2 एग्जाम्पल मैं दूंगा दोस्तों। नीतीश राणे पुणे में 3-4 महीना पहले जाता है और मस्जिद के सामने खड़ा होकर के कहता है कि हमारे लोग मस्जिद में घुसेंगे और आपकी पिटाई करेंगे, आप पे हिंसा करेंगे। वीडियो पुलिस कमिश्नर को सबमिट किया जाता है और एफआईआर करने में 3 से 4 महीने लगते हैं। एफआईआर होता है लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। क्या वीडियो आने के बाद लॉ ऑफिसर की जरूरत है? जब पूरी तरह से भड़काऊ भाषण है, नफरती भाषण है, एक हमारा कांस्टेबल भी समझ सकता है कि इसमें एफआईआर हो सकता है, तो क्या सीपी को क्यों नहीं समझ में आता? लॉ ऑफिसर की क्या जरूरत पड़ती है? यह व्यवस्था पुलिस नहीं चला रही है, यह व्यवस्था एक पार्टी चला रही है। दूसरा एग्जांपल मैं कहूंगा, सतारा में बीजेपी का एक कार्यकर्ता ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट सोशल मीडिया पर डालता है, वहां पे दंगे होते हैं, आरोप लगता है कि मुसलमानों ने ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को फैलाया, उनको अरेस्ट किया जाता है और जब यह पॉइंट आउट किया जाता है कि नहीं, इन्होंने नहीं किया, कोई और खरा आरोपी है, सही आरोपी कोई और है, तो उसको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। कई एक्टिविस्ट कोर्ट पहुंचे हैं उसको अरेस्ट करवाने के लिए, लेकिन आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। और आपको पता है कि वहां का एसपी कौन है? सतारा का एसपी आपको कौन है, किस समाज का है, आपको पता है? जब आप अपने लोगों पर ही अत्याचार करते हैं, जब आप गरीबों, आदिवासियों, शेड्यूल कास्ट के अधिकारों की खुलेआम जब छीनना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो सिस्टम डिपार्टमेंट नहीं चला रहा है, कोई मानसिकता चला रही, कोई पार्टी चला रही है। और मैंने कहा कि मैं उस सिस्टम का भाग नहीं रहूंगा जो नफरत को बढ़ावा देता है।
उस सिस्टम का पार्ट नहीं रहूंगा जो भाईचारा को मिटाना चाहता है, उस सिस्टम का पार्ट नहीं रहूंगा जो गरीबों पर, आदिवासियों पर, दलितों पर अत्याचार करता है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि 22-23 साल तक मैं बिहार में रहा, मेरी जन्मभूमि है, और उसके बाद 22-23 साल तक मैंने महाराष्ट्र में सर्व किया, यहाँ पे सेवा दी, ये मेरी कर्म भूमि है। लेकिन दोनों रियासतों में, दोनों राज्यों में एक संबंध है। संबंध यह है कि महाराष्ट्र की भूमि एक प्रयोगशाला है और बिहार की भूमि एक इम्प्लीमेंटेशन सेंटर। जो यहाँ पे प्रयोग होता है उसको बिहार में अप्लाई किया जाता है। और प्रयोग क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, संत तुकाराम, संत नामदेव, ये जितने यहाँ पे जो आविष्कार होते हैं, रिसर्च होते हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन बिहार में होता है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले ओबीसी को रिजर्वेशन बिहार में दिया गया। कर्पूरी ठाकुर को ने रिजर्वेशन जब 26%, 20% ओबीसी को और 6% बाकी घटकों को रिजर्वेशन दिया, तो वहां पे एक नारा चलाया गया, जाति बोलने की जरूरत नहीं, किन जातियों ने चलाया, ये आरक्षण कहां से आई? तेरी मां ने बियाई, तेरी मां ने बियाई। मित्रों, जब औरत बच्चे को पैदा करती है तो उस प्रोसेस को बियाना कहते हैं, यानी गलत शब्द में उसको होता है। यानी कर्पूरी ठाकुर के को गाली दी गई, आज उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। उनको मूर्ति में समेटने की कोशिश की जा रही है, उनको विचारधारा को मिटाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, और अभी वहां पे जो हुआ जातिगत जनगणना। दोस्तों, जातिगत जनगणना एक ऐसा हथियार है कि जब आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी तादाद है, आपको क्या अधिकार मिलने चाहिए, तो ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। मेरा यह मानना है कि जो रिजर्वेशन है, पहले जहां पे 50% पे इसको दबा करके रखा गया था, बिहार में इसको 75% किया गया। मेरा तो यह मानना है कि या तो रिजर्वेशन 100% होना चाहिए, यानी जिसको जितना अधिकार है उसको दो। आदिवासियों को अधिकार दो, दलितों को अधिकार दो, माइनॉरिटीज को अधिकार दो, गरीबों को अधिकार दो, ओबीसी को अधिकार दो, उनको आबादी के हिसाब से उनका अधिकार दो। और अगर तुम वैसा नहीं दे सकते तो तुम रिवर्स रिजर्वेशन लागू करो। रिवर्स रिजर्वेशन का मतलब है कि जो जातियां 15% हैं, लेकिन प्रशासन में, नौकरी में, हर जगह पे 50% से ज्यादा हैं, उनको 15% पे तुम रेस्ट्रिक्ट करो। ये रिवर्स रिजर्वेशन की सिस्टम आप लागू करो। और जब तक ये सिस्टम लागू नहीं होगा इस देश में, सामाजिक न्याय जब तक लागू नहीं होगा, आपको और हमको न्याय नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है। सरकारी रिजर्वेशन कितना है? नौकरी में सरकार सिर्फ जो नौकरी है उनमें सरकार कितनी नौकरी देती है? 4%। 96% नौकरियां निजी क्षेत्रों में है, प्राइवेट सेक्टर में है, जहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। वहां पे आपको कोई सामाजिक न्याय नहीं है। आपको गवर्नमेंट के जो योजनाएं हैं वहां पे आपको कोई रिजर्वेशन नहीं है। आपको कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन नहीं है। आपको असेट्स पूरे अपर कास्ट के लोग एंजॉय कर रहे हैं, वहां पे रिजर्वेशन नहीं है। कहीं पर भी आपको प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन नहीं है। और जब तक इस देश में जातीय जनगणना नहीं होगी और आबादी के हिसाब से आपको हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, जब तक ये सिस्टम लागू नहीं होगा आपको पूरी तरह से सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैंने एक किताब लिखी है कुछ ही दिन पहले, एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। किताब तो मैंने सिर्फ मुसलमानों के लिए लिखी जिनकी आबादी
14.2% है, लेकिन पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4.2% है। उनके 10% यानी लगभग 50-55 उनके एमपीज कोई और लेकर के जाता है। और भी तथ्य मेरे सामने आए, इस देश में ओबीसी की आबादी लगभग 52% है और उनके एमपीज पता है आपको कितने हैं? 22% हैं। अब अंदाजा लगाए कि उनके एमपीज को कौन चुरा करके लेके जा रहा है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे अगर आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके लिए सीटें तो रिजर्व हैं, लेकिन कैसे लोग चुनकर को पार्लियामेंट में डाइल्यूट करने की कोशिश की जाती है। और ये जो 114-115 एमपीज हैं, 84 शेड्यूल कास्ट के और लगभग 40-44 शेड्यूल ट्राइब के, उनके जुबान से एक वर्ड नहीं निकलता। क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, ये सत्य को मानना पड़ेगा। यह देश एक लोकतांत्रिक ढांचे से चलता है और लोकतांत्रिक ढांचा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से चलता है, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब आपका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा और सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। क्या बात है कि आप मेजॉरिटी में हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बहुजन, सारे अल्पसंख्यक, ये सब इस सरकार से नाराज हैं, लेकिन आपके लोग चुन करके नहीं आते, उनकी सरकार बनती है। कभी बैठ करके विचार कीजिए, और जब विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप माइनॉरिटी में नहीं, आप तो मेजॉरिटी में है। यू आर गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर गोइंग टू डिसाइड द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर गोइंग टू डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन इस पे आपने कभी विचार नहीं किया। दोस्तों, मैं बस यही बातें कहना चाहूंगा कि मेरी ये मांग है कि पूरे देश में जातीय न्याय जनगणना हो और सभी वंचितों को, दलितों को, आदिवासियों को उनके आबादी के हिसाब से हक मिले, और जो ओबीसी 52% रहती है और उनकी राजनीति में हिस्सेदारी 22% है, उनको भी एक व्यवस्था लाई जाए कि उनकी भी राजनीति में भागीदारी 52% हो। बस यही बोल करके मैं अपने शब्द खत्म करता हूं। विद्रोही साहित्य सम्मेलन के जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे बोलने का और आपसे मिलने का मौका दिया, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।